गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका एचबी। मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट बेसिक्स, मतलब शेयर बाजार की मूल बातें। ये जो बेसिकली मेरे चैप्टर्स रहेंगे या सेशंस रहेंगे वो उन लोगों के लिए है जो फंडामेंटल स्टडी या बेसिक स्टडी को जानना चाहते हैं। रातों रात जिसको पैसा कमाना है वो इसके बारे में नहीं सोचे। ये चैप्टर उनके लिए नहीं है, हालांकि उनको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि बेसिक्स या फंडामेंटल स्टडी जो बोलते हैं वो कैसे की जाती है। और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो हमने ऐसे डिजाइन करने का ट्राई किया है जिससे कि जो होम मेकर्स हैं या गृहिणी हैं, बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट जिनको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग या फंडामेंटल स्टडी जिनको बोलते हैं वो अगर स्टडी करनी है तो मेरे जो चैप्टर्स हैं वो उसमें रहेंगे। आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कि व्यापार मतलब कि ट्रेडिंग वर्सेस निवेश मतलब कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। अब काफी लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना सब सिमिलर है, बट सिमिलर नहीं है दोस्तों, काफी फर्क होता है। और स्पेशली जब हम व्यापार, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो उसमें हम लोग और फोकस करेंगे कि वैल्यू ट्रेडिंग या वैल्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो आपका ट्रेडिंग है या व्यापार करते हो या जो निवेश करते हो उसकी जो वैल्यू है कैसे बढ़ती जाए, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ये स्टॉक मार्केट का बेसिक है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्लोली स्लोली जब हम आगे बढ़ेंगे तो काफी सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं ना, पी रेशियो होता है या टेक्निकल स्टडीज होती है, फाइनेंशियल स्टडीज होती है, वो सब अभी हम ट्राई करेंगे समझने की। बट सबसे पहले जो बेसिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये चैप्टर्स जो हम चालू करेंगे वहां से आपको मैं बिजनेस के साथ भी स्टॉक मार्केट का जो लिंकेज है वो भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि एक दूसरे से कैसे रिलेट है, कैसे उनके डेफिनेशंस रिलेट होते हैं। जैसे कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें नेट इनकम बोली जाती है, लेकिन स्टॉक होता है उसमें अर्निंग पर शेयर भी बोला जाता है। काफी सारी ऐसी सिमिलरिटी चीज हैं, वो भी हम स्लोली स्लोली आगे के चैप्टर्स में भी कवर करेंगे। हालांकि हमारा ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो हम उस पर फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम समझेंगे वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि एसेट या लायबिलिटी क्या होता है। एसेट का मतलब संपत्ति होता है, लायबिलिटी मतलब देयता होता है। मतलब कि अगर आपकी कुछ चीजें हैं वो आप कुछ एसेट बोल ही सकते हैं और कुछ चीजें लायबिलिटी बोल सकते हैं। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि आगे जाके आप जब फाइनेंशियल स्टडी करेंगे या कंपनी के बारे में समझेंगे या स्टॉक के बारे में समझेंगे तो ये चीज मूल रूप से आपको मदद करेगी। और उसके बाद तीसरा जो अपना ऑब्जेक्टिव वो है कि कौन और कैसे निवेश करता है और कैसे करना चाहिए। हु एंड हाउ ऑफ इन्वेस्टिंग वो हम स्लोली स्लोली समझेंगे। हम थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। कौन लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, कैसे वो लोग आए या कैसे वो स्टडी करते हैं, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक काइल मैकडोनल्ड करके बंदा है जिन्होंने क्या किया कि एक पेपर क्लिप, रेड पेपर क्लिप जो आपको दिख रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है और ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रही है, उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने ये पेपर क्लिप लिया, उनके पास पड़ी हुई थी, जो कि कोई वैल्यू नहीं थी, उनको लग रहा था कोई काम की नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे ही फन एक्टिविटी में चालू किया कि लेट मी सी, मेरे को देखना है कि अगर ये पेपर क्लिप मैं किसी को देता हूँ तो उसके सामने कोई मेरे को उसकी जो बिन उपयोगी चीज है या जो यूजफुल चीज नहीं है वो मेरे को दे। तो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर डालना चालू किया कि आई वांटेड टू सेल, मतलब मैं अपनी जो पेपर क्लिप है वो सेल करना चाहता हूँ, वो बेचना चाहता हूँ, बट उसके सामने पैसा नहीं चाहता हूँ। उसके सामने आपकी कोई ऐसी चीज हो जो बिन उपयोगी है या रिलेवेंट नहीं हो या जो भंगार बोलते हैं वैसी हो, वो भी मेरे को दे सकते हो, बट मैं ये चीज चालू करना चाहता हूँ और मैं ये चीज करता जाऊंगा अगले काफी सालों तक, तो आप मेरी मदद कीजिए।
तो उन्होंने जैसे ही वेबसाइट पे ये रखा तो काफी सारे उनके फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, काफी सारे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं फॉरेन में ऐसी चीजों में काफी सारे लोग इन्वेस्ट रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं रादर। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो एक कप ऑफ कॉफी पे दो लोगों की मुलाकात हुई। एक भाई साहब को इंटरेस्ट आया तो उन्होंने बोला कि हम मिलते हैं कॉफी पे। कॉफी में वो जब मिले तो उन्होंने एक फिश पेन जो है, फिश टाइप के आकार का एक पेन जो होता है वो उन्होंने सोचा कि मेरे को दिया जाए। सो इनको दिया जाए और उन्होंने वो पेपर क्लिप के बदले में उनको एक फिश पेन दिया। तो ये भाई साहब बड़े खुश हुए, उनको मजा आया, चैटिंग किया और फिर वापस वो फिश पेन लेके आगे बढ़े। उन्होंने वापस पोस्ट किया कि अब फिश पेन के बदले में अगर किसी की चीज है तो मैं वो देना चाहता हूँ और उनके सामने उनकी कोई चीज है तो लेना चाहता हूँ। अगेन किसी एक बंदे को इंटरेस्ट आया और वापस वो मिले और उन्होंने एक डोर नॉब जो दरवाजा होता है उसका जो नॉब होता है वो उनके पास पड़ा हुआ था, बेकार सा एक चित्र विचित्र सा था। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ये देखे वो फिश पेन ले लूं। तो वो फन एक्टिविटी था। ओवर द कप ऑफ कॉफी वापस मिले, उन्होंने वापस दिया, इन भाई साहब ने डोर नॉब लिया। ऐसा करते करते स्लो एंड स्टेडी करीबन 1.5 साल से 2 साल के बीच में उन्होंने इतनी सारी चीजों का ट्रेडिंग किया, रादर के उन्होंने व्यापार किया जो कि पैसे में नहीं था बट वस्तु की चीजों में था और या चीजों में था। ऐसा करते करते 1.5 से 2 साल में उन्होंने खुद का एक घर खरीदा। अब ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों कि 1.5 से 2 साल में एक पेपर क्लिप से लेके घर तक आना। सो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो मैंने फ्लो बताया है, आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वन रेड पेपर क्लिप करके काफी बड़ी वेबसाइट है उनकी और उस पे बुक्स भी है, काफी वीडियोस भी हैं। मैंने ये जो स्क्रीनशॉट है वो वहां से लिया हुआ है। तो आप भी गूगल में सर्च करके डाल सकते हैं वन रेड पेपर क्लिप और आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था। आप डिटेल में और कुछ जान सकते हैं। बट आइडिया ये है यहाँ पे कि एक पेपर क्लिप से एक बंदे ने एक घर बनाया काफी टाइम पे। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों है, ऐसा चीज कैसे कर लिया, वो हम समझेंगे। और ये आज सोच रहे होंगे ये चीज क्या है। सो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। ठीक है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम समझ सकें। सो फ्रेंड्स, जो काइल मैकडोनाल्ड साहब ने किया उसे हम क्या बोलते हैं? क्या वो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है? यानी निवेश किया था उन्होंने या व्यापार किया था? अब काफी सारे लोग सोचते होंगे ये तो व्यापार है, काफी सारे सोचते होंगे ये इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि एक पेपर क्लिप का घर तक आया तो उन्होंने काफी सारी चीजें की। सो 2 मिनट आप सोचिए, 2 सेकंड आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है। ये ट्रेडिंग किया है या इन्वेस्टमेंट किया है या दोनों मिक्स है? आप अपना जवाब अपने दिमाग में रखिएगा, हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं जानता हूं कि आगे का क्वेश्चन शायद आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा एसेट, मतलब कि संपत्ति। तो एसेट क्या चीज होती है, इसको आप संपत्ति या एसेट बोलते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर रखे हुए हैं। एक रो हाउस का पिक्चर है, एक फ्लैट का पिक्चर है और एक गाड़ी का पिक्चर है। ये तीनों चीजों में क्या एसेट हो सकता है? आपके हिसाब से एसेट किसे बोलते हैं? सो फ्रेंड्स, एसेट का मतलब जो चीज आपका पैसा बढ़ाती जाए, सिंपल चीज। जो चीज समय के साथ आपका जो भी पैसा है, सपोज 1 रुपया है, उसका 10 रुपया बनाती है, उसका 100 रुपया बनाती है, उसका 1000 बनाती है, उसका 10,000 बनाती है, उसका लाख बनाती है, उसका करोड़ बनाती है। वैसी चीज जो आपके पास है या उसे हम एसेट बोलते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो शायद मकान हो सकता है, वो शायद मानो कमोडिटी हो सकता है। कमोडिटी मतलब सोना, चांदी, वो अलग तरीके से ऐसी सारी चीजें हो सकती है जो आपकी मूल्यवान वस्तु हो। जैसे कि पुराना कोई सिक्का आपने रख दिया है और फिर वो आप अगर बेचने जाते हो, या पेंटिंग है जिसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, ये सारी चीज जो होती है उसे हम एसेट बोलते हैं।
तो यहाँ 3 चीजों में रो हाउस, अगर आपने आज रो हाउस खरीदा आज के सिनारियो में, आज के टाइम पे, तो जब आप बेचने जाएंगे तो आप उसका ज्यादा पैसा मिल जाएगा आपको, शायद मिले शायद नहीं मिले। तो शायद वो एसेट बन भी सकती है, शायद एसेट नहीं भी बन सकती है। सेकंड चीज, फ्लैट। ना जनरली फ्लैट की वैल्यू बढ़ती है। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो और जब उसको सेल करने की ट्राई करते हो तो थोड़ा बहुत पैसा आपको जरूर ना जरूर से मिलेगा, बिकॉज आप जब इन्वेस्ट करते हो या तो आपने सोसाइटीज देखी होंगी या फिर लोकेशंस देखा होंगे, या फिर आपको पता है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा उसमें वो आपने डाल के कुछ घर लिया है या फिर आपने ईएमआई से लेके घर लिया है, तो आपने कहीं ना कहीं लोकेशंस जरूर देखी होंगी। और सोसाइटी चूंकि ज्यादा लोग रहते हैं, सोसाइटी के अंदर ज्यादा लोग, कम्युनिटी बड़ी होती है, तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। सो आज के ज़माने में अगर हम कोई फ्लैट लेते हैं और अगर उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है तो ज़रूर से ये आपकी एसेट है, बिकॉज़ आपका जो पैसा है वो बढ़ रहा है समय के साथ। और गाड़ी, क्या गाड़ी एसेट बोली जा सकती है? सोचिए 2 सेकंड। तो दोस्तों कोई सी भी गाड़ी आप खरीदो, चाहे वो लंबोर्गिनी हो, चाहे वो मारुति हो, कोई से भी ब्रांड की गाड़ी आप खरीदो, आप जब खरीदते हो और ओवर द पीरियड, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद अगर उसको बेचने के लिए निकालते हो, तो क्या होता है? गाड़ी की वैल्यू बढ़ के आती है? नहीं बढ़ के आती, वो हमेशा घटी हुई होती है, ये फैक्ट है। ऊपर से आपका वेर एंड टेयर काउंट होता है, आपके जो मेंटेनेंस है वो काउंट होते हैं, आपका फ्यूल चार्जेस रहता है। सो ये आपके पॉकेट से हमेशा पैसा निकालती है समय के साथ। ऑफ कोर्स उसके सामने आप उसको यूटिलाइज करते हो, उसको यूज करते हो, वो आपको बेनिफिट है। बट वो तो हम एसेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं वो यूज करते हैं, फिर भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। जबकि ये चीज ऐसी है जहाँ पे हम यूज करते हैं और समय के साथ उसकी वैल्यू घट रही है। सो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जो आपका पैसा समय के साथ घटा रही हो, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। हिंदी में उसका वर्ड है देयता। देवता नहीं है फ्रेंड्स, देयता है। सो लायबिलिटी उसे बोलते हैं। आप समझ गए, गाड़ी एक लायबिलिटी है। आप ऐसा एग्जांपल और सोच सकते हो कि जो आपकी लायबिलिटी है। आप दिमाग में सोचिए कौन सी ऐसी चीज है जो समय के साथ आपका पैसा घटाती है, शायद आप खरीदो और उसके बाद उसका वैल्यू घटता जाता है, तो वो सारी चीज जो होती है उसे लायबिलिटीज बोलते हैं। सो ये स्लाइड में बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एसेट और लायबिलिटी मतलब संपत्ति और देयता में फर्क क्या है। जो चीज आपके पॉकेट में पैसा बढ़ाती जाती है समय के साथ, उसको हम एसेट बोलते हैं। और जो चीज समय के साथ आपके पॉकेट से पैसा निकालती जाती है, मतलब बढ़ाती नहीं है बट हो जाता है उसका वैल्यू कम, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब एसेट, जैसे मैंने बोला, कई तरह की होती है। अब एसेट से क्या फायदा होता है? अगर एसेट आप एक खरीदी है, सपोज आपने फ्लैट खरीदा है, ओवर द पीरियड उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो फ्लैट आपने बेच के कुछ और फ्लैट लिया, उसको बेच के आप और फ्लैट लिया, ऐसा करते करते सपोज आपने ओवर द पीरियड 2 फ्लैट का पैसा जनरेट कर लिया। और अगर वापस आपने इन्वेस्ट किया है या उसको रखा हुआ है और उसको पैसा उसमें डाला है और वापस वो बढ़ रहा है, तो ओवर द पीरियड एसेट पे आप एसेट एक्यूमुलेट कर रहे हो। एक एसेट की जगह आप दूसरी एसेट भी क्रिएट कर रहे हो, तीसरी भी कर रहे हो। अब चाहे वो एसेट क्लास कोई भी हो सकता है, मतलब संपत्ति का क्लास कोई भी हो सकता है, चाहे फ्लैट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, कोई भी हो सकता है। बट एक जो एसेट होती है वो आपको जो पैसा जनरेट करते देती है, उससे आप दूसरी एसेट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो अगेन वो दोनों एसेट आपके जेब में पैसा डालती जाएगी, और ऐसे करके आपके पास जो पैसा आता है वो थोड़ा और बढ़ते जाता है, और स्लोली स्लोली वो डबल ट्रिपल जो भी हो सकता है। सो जो वेल्दी लोग होते हैं, वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अमीर लोग कैसे निवेश करते हैं, अगर आप देखो उनकी निवेश की स्टाइल या इन्वेस्टमेंट की स्टाइल, वो कुछ नहीं करते हैं। उनका ज्यादातर मेहनत एसेट फाइंड में जाता है। कैसी कौन सी एसेट है जिसको हम फाइंड करके उसमें इन्वेस्ट करें। मतलब जब भी आप एसेट पे इन्वेस्ट करते हो, ऑफ कोर्स ये बेसिक है,
कि कम प्राइस में हम खरीदे और ज्यादा प्राइस उसकी बेच सकते हैं। सो अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं और कोई भी चीजें खरीदने जाते हो तो क्या करते हैं हम लोग? हम सिंपल फाइंड करते हैं कि कौन सी सब्जी सस्ती है। तो एसेट में भी ऐसा है, एट द सेम टाइम वो आप स्टडी करते हो। जैसे आपको, जैसे गृहिणियां हैं, अगर लेडीज हैं वो साड़ी खरीदना है या वेकेशन पे अगर फैमिली को जाना है तो क्या करते हैं? वो 10-15 लोग या 10-15 जगह पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके वहां से वो कोटेशंस लेते हैं या फाइंड करते हैं कि कहाँ पे कंपेरेटिवली सस्ता और क्वालिटी मटेरियल। क्वालिटी मतलब जब आप खाने का सोचते हो तो खाने के लिए, जब साड़ी या वेकेशन का सोचते हो तो वो आपका टारगेट अचीव होता है, वो हमेशा उसको आपको आनंद मिलता है उससे। सो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि संपत्ति जो अमीर लोग होते हैं या जो हेल्दी इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं वो ऐसे ही निवेश करते हैं जो एक एसेट से दूसरी एसेट, तीसरी एसेट, ऐसे एसेट बढ़ाते जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो आपके पैसा जेब में इन्वॉल्व करता है, जबकि लायबिलिटी वो नहीं कर पाती। ओके, सो सपोज जो लोग एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनकी स्टेडी इनकम रहती है, और अगर हम वो खर्चा या हम ऐसी चीज खरीदते जाते हैं कि जो लायबिलिटी हो, मतलब कि आपके जेब से पैसा निकालती जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, वो आपको धीरे धीरे गरीबी की तरफ, गरीबी इन द सेंस कि आपका पैसा कम करती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आप जनरली अगर देखो, अमीर लोग अमीर कैसे ज्यादा बनते हैं, और जिसके पास पैसा भी हो वो कभी कभी पुअर भी बन जाता है, गरीब भी हो जाता है। वो बहुत सिंपल है। आपकी अगर आवक या इनकम स्टडी है और आप ज्यादातर चीजें एसेट में न लेके और इन्वेस्ट एसेट में न करके आप लायबिलिटी में इन्वेस्ट करते हो, देयता में इन्वेस्ट करते हो, तो वो पॉकेट से मनी लेती जाती है और आप उसके ऊपर से कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ध्यान रखिए, सिंपल है एसेट और लायबिलिटी में समझना। जो चीजें पैसा बनाती है, आपको कॉन्फिडेंट है, उस पे आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा बढ़ेगा। और जो चीजें आपका पैसा घटाती है उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी शौक की चीज है या जरूरियात की चीज है, और उस हिसाब से काम कीजिए। जैसे कि कार है, कार जरूरियात की चीज हो गई है आज के समय में, नो डाउट, मतलब पता है कि लायबिलिटी लेनी ही है। बट कार के अंदर भी अलग अलग टाइप के वेरिएशंस आते हैं नाउ। सीएनजीज होते हैं, पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं। सो आप कौन सी हाई एंड कार में जाना चाहते हैं या लो एंड कार में, वो आपके ऊपर कंप्लीटली निर्भर है कि आप कितनी एसेट है, आप कितने पैसे हैं और आप कितना लेना चाहते हैं। जो नॉर्मल पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है या बिट अपर क्लास मिडिल भी है, वो लोग जनरली इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उन लोग, क्योंकि दिमाग में हमारा ये घूमता है कि हम मर्सिडीज ले ले या हम जैगवार ले ले और पैशन एक हो जाता है कार का। जबकि अभी आपकी इनकम स्टडी होती है, उस समय में अगर आप इन्वेस्ट उसमें करते हो तो दोस्तों, आप वहां से जो बाहर निकलना होता है, फिर वापस जो दौड़ होती है एसेट एलोकेशन के साथ आपको पैसा बढ़ाने की, उसमें काफी सारा समय चला जाता है। एंड टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ टाइम ऑफ मनी। समय भी एक तरह का आपका एसेट ही है, ठीक है ना? सो प्लीज ये दोनों चीज ध्यान रखिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि दुनिया के जो सारे लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं उन्होंने ये थियरीज बनाई है, उसको मैं अपने सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि आप सोच बूझ करके आपके पैसे या जो भी है वो यूज करें। सो दोस्तों, हम वापस आते हैं काइल मैकडोनल्ड साहब के पास, जिन्होंने पेपर क्लिप लेके बंगले बनाए, घर लिया बेसिकली। सो अभी हमने समझा एसेट और लायबिलिटी के बारे में। तो वन पेपर क्लिप जो उन्होंने ट्रेड किया फिश पैन के सामने, फिर उन्होंने ट्रेड किया नॉट डोर के सामने, फिर आगे लाके, तो उन्होंने बेसिकली व्यापार किया, ट्रेडिंग किया, ठीक है ना? बट किस में ट्रेडिंग किया? एसेट में ट्रेडिंग किया, लायबिलिटी में नहीं किया। ध्यान रखिए, उन्होंने ऐसी चीजों के साथ ट्रेड हुआ उनका जनरली जिसकी वैल्यू पेपर क्लिप से बड़ी थी, फिर दूसरी आइटम की वैल्यू जो उससे भी आगे की वैल्यू उन्होंने साथ ट्रेड किया, जो बड़ी हुई ट्रेड थी उसके साथ उन्होंने ले बेच चालू किया, वो ऐसी चीजें कलेक्ट करते गए। उस हिसाब से उन्होंने बेसिकली एसेट को है धीरे धीरे एक्यूमुलेट, मतलब संचय करते गए। मतलब पेपर क्लिप उनकी एक एसेट थी मानो, जो कि कुछ काम की नहीं लग रही थी,
बट उन्होंने जब फिश पेन के साथ किया तो पेपर क्लिप चली गई, लेकिन उससे हायर टाइप की एसेट उनके पास हुई, तो उन्होंने एक्यूमुलेट किया, संचय किया उसका। वापिस वो और आगे गए और आगे ऐसे करते गए, और जब घर बना तो उनके पास एक बड़ी सी एसेट हो गई। और ये आप समझिए, ये जो चीज होती है वो खाली ट्रेडिंग नहीं है। सो हम ऐसी ट्रेडिंग बोलते हैं कि जो हम ले बेच करते हैं, खाली ले बेच करते हैं, बट उसके अंदर हम एक वैल्यू वर्ड ऐड करते हैं अभी, वैल्यू ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो वैल्यू ट्रेडिंग का मतलब होता है कि काल बा साहब ने ट्रेडिंग किया पहली आइटम का, बट उसमें कौन सा किया, सिंपल ट्रेडिंग नहीं था, वो वैल्यू ट्रेडिंग था। उनकी जो वैल्यू जो सामने वाली चीज मिली वो और बड़ी हुई मिली, ज्यादा वैल्यू वाली चीज के साथ उन्होंने ट्रेडिंग किया। सो ऐसी चीजों को जो उन्होंने किया उसको कंटिन्यूअसली तो वैल्यू ट्रेडिंग करते गए। और वैल्यू ट्रेडिंग करते 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 उन्होंने क्या किया, पैरेलली एसेट का एक्यूमुलेशन, साथ में एसेट उनकी जनरेट होती गई, संचय करते गए। तो ये पूरी दोनों प्रोसेस को मिला के जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्टिंग मतलब निवेश। तो आप समझ गए, निवेश के दो पार्ट हैं। एक है ट्रेडिंग, मतलब व्यापार करते हो, बट सिंपल व्यापार नहीं, वैल्यू ट्रेडिंग बोलते हैं, जो मूल्य व्यापार होता है जिसमें से मूल्य आपको मिलती जाती है ज्यादा। और दूसरी होती है एसेट एक्यूमुलेशन, मतलब कि संपत्ति का संचय। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कॉमन जैसे जॉब करते हैं हम लोग, अगर हमने जॉब कर रहे हैं साथ में हमने सेविंग चालू किया है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली किसी ने एफडी लगा है, किसी ने घर खरीदा और ईएमआई भरते हैं, तो एसेट एक्यूमुलेट करते जाते हैं। और अगर उन्होंने वो घर वापस बेच दिया तो वैल्यू ट्रेडिंग भी हुआ, और सामने अगर उन्होंने दूसरी जो पैसा और ज्यादा लेके आया तो वो पैसा भी एक एसेट ही हुआ है उनके लिए, ज्यादा पैसा जो आया। सो बेसिकली फिजिकल एसेट या इन टर्म्स ऑफ मनी या टाइम की वैल्यू, ये दोनों, ये तीन चार चीजें हैं, उसको सबको एसेट बोलते हैं। सो आप ये सिंपल समझ लीजिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग और वैल्यू ट्रेडिंग में इतना फर्क है कि वैल्यू ट्रेडिंग खाली आप ट्रेड करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टमेंट में साथ में आप एसेट का भी एलोकेशन या एक्यूमुलेशन करते जाते हो, जो कि आपका पैसा और बढ़ाती है। सो आइए देखते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अब आप समझ गए, इन्वेस्टिंग जब बोलता हूं तो ट्रेडिंग भी होता है और एसेट एक्यूमुलेशन भी होता है, वैल्यू ट्रेडिंग और एसेट एक्यूमुलेशन। सो जब हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं तो दोनों चीज दिमाग में रखिएगा। तो ये जो लोग हैं जैसे वॉरेन बफेट साहब है, जॉन टेम्पल्टन है, जिम रॉजर है, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, बेंजामिन ग्रेहाम साहब है, ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो लोग ने समयांतर पे टाइम के साथ अपनी एसेट को बढ़ाते गए और ट्रेडिंग, वैल्यू ट्रेडिंग भी करते गए, जिससे कि उनको हायर एंड का पैसा भी मिलता जाए। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक खरीद के, शेयर मार्केट की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, स्टॉक खरीद के रख दो और वो पड़े रहेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, दोनों चीज का मिश्रण है। वैल्यू ट्रेडिंग भी आपको करनी आनी चाहिए, कब कितने पैसे में बेचना है वापस, कौन से दूसरे एसेट में, मतलब मानो कि दो स्टॉक है, एक स्टॉक आपने कम प्राइस पे खरीदा, आज 2-5 साल हो गए, वो हार्डली मानो 2% का रिटर्न दिया है, बट सामने आपको ऐसा एक स्टॉक दिख रहा है कि जो बहुत अंडर वैल्यूड है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो आपने ये स्टॉक पहला वाला जो 2% मिल रहा है वो बेच के उसके अंदर इन्वेस्ट किया, और अगर वो आपका धीरे धीरे और पैसा बढ़ा रहा है तो आपने ट्रेडिंग कर दिया। मानो कि आपने आधा ही स्टॉक बेचे और वो नए वाले जो दूसरे स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट किया, तो आपने क्या किया, एक तरफ आपने वैल्यू ट्रेडिंग किया, दूसरी तरफ आपने एसेट भी एक्यूमुलेट किया, जो कि आपका पैसा और बढ़ाएगा। सो ये दोनों मिश्रण है। काफी सारे लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब खाली स्टॉक लेके रखे रखो, उसका पैसा बढ़े नहीं बढ़े वो देखते नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सब चेक करना पड़ता है, दोनों चीजें देखनी पड़ती है आपको। उसकी ट्रेडिंग के साथ अगर वैल्यू मिलती है और सामने आपको कुछ एसेट एक्यूमुलेशन मिलता है तो आप वो कर सकते हो, वही सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टर्स का। तो ये कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करके करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए कमाए, और वो आप जानते हो कि कितने बड़े इन्वेस्टर के तौर पे उभरे हुए हैं। तो अगर हम देखें वॉरेन बफेट साहब जो कि इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर आप गूगल में वॉरेन बफेट डालेंगे तो आपको मिलेगा, उनका पता चलेगा। मैं जस्ट आपको बता दूं, उनकी जो कंपनी है, berkshire hathaway करके है, उनका शेयर अभी, एक शेयर की वैल्यू
1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। 1.5 से 2 करोड़ मित्रों, मतलब 2.5 से लेके 3 लाख डॉलर के बीच में एक शेयर की वैल्यू है। अब उन्होंने इतना शेयर की वैल्यू कितनी कैसे बढ़ाई ओवर द पीरियड, वो काफी सारी बुक्स और वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वो आप जानिएगा। हम भी कभी कभी उसको कवर करेंगे आगे की सीरीज में, जब जब टाइम मिलेगा और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग लाइक बफेट, बफेट साहब की तरह मूल्य निवेश कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, उन्होंने जो किया था वो ये बेसिक्स है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कोका कोला जैसे एक कंपनी है, तो उन्होंने कोका कोला का, अब वो जमाने में याद रखिए दोस्तों, कोई कंप्यूटर इतना ज्यादा नहीं था। डिटेल्स जो कंपनी की थी वो रिपोर्ट्स मिलते थे, फिजिकल कॉपीज काफी सारी मिलती थी, हार्डली कुछ चीजें थी जहाँ पे कंप्यूटर्स मिलते थे। तो उन लोगों उन्होंने क्या किया, सपोज कोका कोला करके एक कंपनी लिया, फिर सेकंड जो इमेज है, बैलेंस शीट जो यहाँ दिख रहा है, कैलकुलेटर, तो उनके कंपनी के डिटेल्स ट्राई करना चालू किए। डिटेल्स का मतलब होता है जैसे कंपनियां होती है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। जो भी कंपनी होती है उसके कुछ फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो लोग ऑपरेट करती है। जैसे कि अपने इंडिया के कंटेक्स में अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक, अगले साल के मार्च तक का जो ईयर होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर हर 3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं। जैसे अप्रैल में जून, तो वो क्वार्टर 1 होता है। जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2 होता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 होता है। एंड जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4 होता है। तो हर एक कंपनी अपनी कंपनी का प्रोग्रेस, प्रॉफिट, लेन देन, व्यापार जो भी है, ट्रेडिंग जो किया है या जो उन्होंने एसेट लिया है, उस सब का लेखा जोखा एक बुक के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर वो लोग प्रेजेंट करते हैं। और किसको प्रेजेंट करते हैं? हमारे इंडिया के अंदर एक सेबी करके कम अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है, गवर्निंग बॉडी है। और एनएससी और बीएससी के अंदर हम कंपनी के शेयर या स्टॉक ले सकते हैं। तो ये तीनों की वेबसाइट पे ये लोग अपना रिजल्ट जो है हर क्वार्टरली प्रेजेंट करते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर, इस 3 महीने के अंदर हमने कितना कमाया, कितना बेचा, कितनी लोन ली, लोन मतलब बोराइंग कितना लिए। तो ये सारी चीजें ये लोग देते हैं। तो वॉरेन बफेट साहब ने क्या किया, सारी जो ऐसी कंपनी थे उनको एक एक करके छानना चालू किया। लास्ट ईयर के रिपोर्ट, 3 मंथ की रिपोर्ट, 6 मंथ की रिपोर्ट, 9 महीने की रिपोर्ट। और अभी तो क्या है, कंपेरेटिव्स भी देते हैं कि इस साल में कितना किया, पिछले साल से कितना बढ़ा, इस क्वार्टर में पिछले साल के क्वार्टर से कितना बड़ा प्रॉफिट या लॉस। वो सारी चीजें भी अभी तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट उस जमाने में कम थी। तो उन्होंने फिजिकल कॉपी लेके चालू किया और धीरे 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 वो स्टडी करते गए। कंप्यूटर में भी उनको जितनी माहिती मिली और इंफॉर्मेशन मिली वो भी लेते गए। अब उन्होंने जब मानो कि कोका कोला कंपनी देखी है, तो उनको लगा कि ये कंपनी के जो फाइनेंशियल है, मतलब जो प्रॉफिट है, इसका एसेट है, जो ट्रेडिंग कर रही है, जो प्रोडक्ट्स है, वो काफी सारे अच्छे हैं। और उन्होंने कुछ फाइनेंशियल स्टडी करके उसके अंदर, जैसे हमने एसेट लायबिलिटी देखा, ऐसे बहुत सारी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है, वो सब स्टडी करके उन्होंने पता किया, ये इकोनॉमी का पार्ट है दोस्तों, फाइनेंस का पार्ट है। उनको लगा कि ये स्टॉक की वैल्यू जो है वो अभी 1500 रुपए तक जा सकता है। और उन्होंने कंप्यूटर में जाके देखा कि ये अभी करंट प्राइस कितना है, तो 1000 रुपए पे वो ट्रेड कर रहा था, मतलब 1000 रुपए पे लेन देन की प्रक्रिया चालू थी, स्टॉक का प्राइस 1000 था। उनको लगा आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस डिटेल्स कि ये 1500 रुपए तक जा सकता है। उन्होंने इमीडिएटली उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। स्लोली स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 1500 आया। तब वापिस उन्होंने चेक किया कि अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स क्या है। तब उनको लगा कि नहीं, ये तो 3000 तक जा सकता है। उन्होंने फिर भी होल्ड रखा, क्योंकि उनको पता था ये डबल जाएगा मानो। तो उन्होंने होल्ड रखा, अगेन वापस 3000 गए, तो उनको लगा कि अभी ये 3000 तक 2-3 साल तक रुकेगा, अभी इसमें ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने कुछ शेयर्स, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, so उन्होंने बेचे नहीं है कोका कोला के शेयर, आज तक वैसा बोल रहे हैं। बट मानो उन्होंने कुछ शेयर बेचा, और उस शेयर, उस पैसे से उन्होंने तीसरी एक जिपको करके कंपनी है उसको लिया। तो वो चीज जो होती है, उन्होंने वैल्यू ट्रेडिंग भी किया और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी किया, क्योंकि उनको फिर उन्होंने जो जिस जिको कंपनी के जो स्टडी किया हुआ था, उनको पता चला कि ये कंपनी भी अंडर वैल्यूड है, इसका प्राइस जो अभी चल रहा है उससे वो बहुत बहुत बढ़ सकती है। उसके कस्टमर बेस, प्रॉफिट, उसके इथिक्स, उसके वैल्यूज, काफी सारी चीजें आती है। वो सारी चीजों उन्होंने बैलेंस शीट और कंपनी के जो टॉप लीडर्स है या उसके जो हर क्वार्टरली जब रिजल्ट करते हैं, या तो वो लोग
कुछ उसके इन्वेस्टर मीट करते हैं, जहाँ पे लोग इन्वेस्टर आते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस, तो वहां से क्लैरिटी मिलती है। ये सारी चीज करके उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट करना चालू किया। सो मैं जस्ट सिंपल वे में अभी बता रहा हूँ, आगे के चैप्टर्स में हम और समझेंगे कि उन्होंने कैसे किया। बट ये चीज ध्यान से समझिए कि उन्होंने ट्रेडिंग, वैल्यू ट्रेडिंग और एसेट एक्यूमुलेशन दोनों करते करते वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आगे लेके आए और इतना आगे बढ़े। तो थोड़ा समझते हैं वॉरेन बफेट साहब कैसे इतने बड़े वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो छोटे बच्चे से लेके कॉलेज से लेके स्लोली स्लोली आगे बढ़े थे। हम लोग भी जैसे हैं, तो हम लोग यही समझते हैं कि नहीं नहीं, हम इतने पैसे नहीं बना सकते हैं। मैं ये मिथ मानता हूँ, हम प्रयत्न से, हर एक की गलतियां होती है, हर एक समझते हैं संभलते हैं, बट प्रूव करना कि ये हम नहीं हो पाएंगे वो गलत है। हमको ये करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहाँ से सीखा था? कोलंबिया बिजनेस स्कूल के अंदर एक प्रोफेसर थे बेंजामिन ग्रेहाम, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, सिक्योरिटी एनालिसिस, पहली किताब। तो वॉरेन बफेट साहब जब वेरी बहुत छोटे थे, 9 साल के, उनके फादर एक ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे। तो वहां से उनको थोड़ा, उनके ऑफिस में जब काफी सारी किताबें वो पढ़ रहे थे, उसमें से ये किताब मिली थी, उनको अच्छा लगा था, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे थे, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। तो जब उनको कॉलेज में मौका मिला, जब उन्होंने हार्वर्ड या कहीं पे अप्लाई किया था, उनको एडमिशन नहीं मिला, बट उनको पता चला कि बेंजामिन ग्रेहाम कोलंबिया एशिया में है। उन्होंने जब सर्च किया, तब उनको याद आया कि सिक्योरिटी एनालिसिस करके बुक जो उन्होंने पढ़ी थी, वो भी बेंजामिन ग्रेहाम साहब ने लिखी थी। तो तुरंत उन्होंने वहां पे एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, वहां से एडमिशन लिया, और वहां वो उनके अंडर इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते थे, क्लास चालू किए। नाउ बेंजामिन ग्राहम के साथ उनको समझ में आया कि क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं एक इन्वेस्टिंग के, और क्या क्या हमको डेवलप करना चाहिए, नॉट ओनली लर्निंग के साइड, साइकोलॉजी साइड, मेंटली साइड, बिहेवियर साइड, हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और उनकी और एक किताब थी जो बाद में आई, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम साहब की, वो भी एक। तो ये दोनों जो किताबें हैं वो थोड़ी हाई एंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमीडिएटली ये किताब खरीदिएगा नहीं, आप पहले थोड़ा समझ लीजिए, काफी सारे रिसोर्स से पढ़िए, करिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये दोनों किताब खरीद के उसके अंदर और स्टडी करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, गीता, महाभारत, कुरान, ये सारी बेस किताबें हैं धर्म की, वैसे ही अगर कोई पूछता है आज के जमाने में कि स्टॉक मार्केट की किताब कौन सी है, तो जनरली इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, उनके पास ये किताबें होती है और उन्हें पढ़ी हुई होती है। हालांकि थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके लिए बेसिक फाइनेंस आना चाहिए, तभी आप ये किताब को थोड़ा और अच्छी तरह इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी अगर किताब खरीदते हैं, उससे पहले 10 बार समझिए, थोड़ा सोचिए, उसके रिव्यू पढ़िए, उसके बाद आप आगे जाइए। मैं आपको स्लोली बताऊंगा कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी नहीं है। जो मैंने ट्राई किया वो हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये वीडियो सेशन का, वो 3 ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग समझे, उसके बाद हम समझे वैल्यू ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है ना? आई होप कि कवर हो गया होगा। वैल्यू ट्रेडिंग जो है और एक एसेट एक्यूमुलेशन है, मतलब एसेट, संपत्ति संचय जो करते हैं हम, वो दोनों मिलके वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक पार्ट होता है। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग लार्जर टर्म है, वैल्यू ट्रेडिंग स्मॉल टर्म है। दूसरी चीज हमने देखी एसेट और लायबिलिटी। काफी सारे लोगों को समझ में आता है, बट मैंने सिंपल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। एसेट मतलब जो चीज आपको समय के साथ, समयानंतर आपको पैसा बढ़ाती जाए, वैसी चीजों को हम एसेट बोलते हैं। और जो चीज समयानंतर आपका पैसा घटाती जाए, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। और तीसरी हमने जो चीज पढ़ी, हु एंड हाउ ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब क्या और कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया, और कैसे बड़े लोग वैल्यू इन्वेस्टर बने, और या कैसे बड़े लोग हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, न तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ, न तो मैं कोई ऐसा बंदा हूँ जो करोड़ों रुपए कमा के बैठा हुआ हूँ। मैं भी एक आम आदमी हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, मिडिल क्लास पर्सन हूँ, जो कि जॉब कर रहा है। और पैरेलली में ये चीज समझता हूँ कि पढ़ाई से, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लर्निंग करने से समयानंतर वो मेरा एसेट बनता है। तो मैं भी आपको समझाता हूँ कि मेहनत कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए,
इजी रिसोर्स से ट्राई कीजिए और स्लोली स्लोली बढ़िए। हालांकि मेरा जो ये सेशन है वो बिगिनर्स या फिर गृहिणी या फिर ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम है या कॉलेज स्टूडेंट है उसके लिए बना है, तो आपको ये चीज 3-4 कॉन्सेप्ट जो हमने समझाए वो बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, मैं ये मानता हूँ। आप और भी वीडियोस देखिए, मैंने जो बताया वो 100% शायद सही नहीं भी हो, ये मेरा लिमिटेड नॉलेज और कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, बट आप और समझने की कोशिश कीजिए और स्लोली स्लोली जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप स्लोली स्लोली अगर करेंगे तो थोड़ा आपको पकड़ आ जाएगी, और उसके बाद आप स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे या ट्रेडिंग चालू करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरी सीरीज करेंगे आपका पैसा कम नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बिकॉज हम लोग जो ट्राई करेंगे वो एसेट एलोकेशन और एसेट ट्रेडिंग या वैल्यू ट्रेडिंग की ट्राई करेंगे। सो मेरे जो है ये फंडामेंटल स्टडी की बात करेंगे हम लोग, टेक्निकल एनालिसिस या फिर एक स्टॉक आज खरीदा और कल बेचा, वैसी बात नहीं है। ये जो मेरे सीरीज बनेगी वो कम्प्लीटली आप लॉन्गर टर्म, समय के साथ आपकी एसेट बढ़ेगी, वैसी चीजों के लिए मैं उसमें फोकस करता हूँ। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। और मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि ओवर पास 6 मंथ्स, 6 ईयर्स, सॉरी 6 ईयर्स के अंदर मेरा जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 1200% है। तो मैं इसी तरह अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ और अगले 2-3 साल में कर लूंगा। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी स्लोली स्लोली सीखने का चालू कीजिए, और जैसे ही जैसे आप करेंगे तो अगले 10-12 साल में आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तौर तरीकों समझ जाएंगे और उसके ऊपर आ जाए। मेरी ये इच्छा है। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे।